प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बड़ा ही इंटरेस्टिंग एवं बहुत ही इजी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। वह है नियंत्रण का क्षेत्र। प्रशासन में एक कर्मचारी या अधिकारी के अंतर्गत बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं। तो संगठन में यह आवश्यक है कि एक अधिकारी कितने व्यक्तियों का अच्छे से नियंत्रण कर सकता है। इसी संदर्भ में आज हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि किसी भी संगठन प्रशासन में ये आवश्यक है कि एक अधिकारी कितने व्यक्तियों का अच्छे से उचित ढंग से नियंत्रण कर सके। इसको स्पान ऑफ कंट्रोल भी कहा जाता है। सिंपल परिभाषा इसकी करें, अधीनस्थ कर्मचारियों की वह संख्या, अधीनस्थ कर्मचारियों की वह संख्या जिनका अधीक्षण एवं नियंत्रण एक अधिकारी समतापूर्वक कर सके, उसे नियंत्रण का क्षेत्र कहा जाता है। कोई भी अधिकारी ले लीजिए, उसके जस्ट नीचे कितने अधिकारी हैं, उनका नियंत्रण उसको करना है। एक निश्चित संख्या होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक अधिकारी के नीचे एक ही व्यक्ति काम करता हो, या किसी अधिकारी के अंडर में 5000 व्यक्ति काम करते हो, तो 5000 पर वो नियंत्रण, अधीक्षण, उनका सुपरविजन उस अधिकारी के लिए करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए संगठन में एक निश्चित संख्या का होना आवश्यक है जिसका वह नियंत्रण कर सके। प्रोफेसर डिमो ने इसकी परिभाषा की है, नियंत्रण के विस्तार क्षेत्र से आशय किसी उद्यम के कार्यपालक मतलब चीफ, किसी संगठन के चीफ, अधिकारी एवं मुख्य सहयोगी, किसी भी संगठन के मुख्य कार्यपालक एवं उसके मुख्य सहयोगी अधिकारियों के मध्य सीधे व्यवहारिक संचार संपर्कों की संख्या एवं क्षेत्र है। ये परिभाषा थोड़ी व्यापक रूप में है कि उसके एक अधिकारी, जिसको मुख्य कार्यपालक कहा जाता है, चीफ एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, आज की भाषा में बॉस भी कहा जाता है, वो कोई भी हो सकता है। एसपी हो सकता है, प्रिंसिपल हो सकता है, कलेक्टर हो सकता है। उसके अधीनस्थ सहयोगी अधिकारियों जो उसका सहयोग करते हैं के मध्य सीधे और व्यवहारिक मतलब जो प्रैक्टिकल में है का संचार, संपर्क, उनके साथ कितना संपर्क है उनका, और उनकी संख्या, कितने अधिकारियों से उसका संपर्क और उसका क्षेत्र कितना व्यापक है, उसे हम नियंत्रण का क्षेत्र कहते हैं। हर अधिकारी का यह क्षेत्र और संख्या अलग अलग होते हैं। जैसे एक जिला कलेक्टर है, उसका क्षेत्र पूरा जिला होता है जिस पर उसको नियंत्रण करना होता है। संपर्क उसका हर जिले की तहसील, हर जिले का अधिकारी, हर डिपार्टमेंट का अधिकारी और कर्मचारियों से उसके सीधे और व्यवहारिक संपर्क स्थापित होते हैं।
तो एक व्यापक दायरा देखने को मिलता है। किसी जगह पे जैसे एक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, 5-7 टीचर काम करते हैं, वहां पर एक प्रिंसिपल या प्रधानाचार्य होते हैं। उस प्रधानाचार्य को केवल 4-5 व्यक्तियों का नियंत्रण करना होगा। तो इस प्रकार से क्षेत्र, संख्या और संपर्क सूत्रों के आधार पर यह संख्या अलग अलग हो सकती है। इसलिए आवश्यक है कि एक नियंत्रण का क्षेत्र बनाया जाए। जैसे एक संगठन लें हम, पिछली पद सोपान में और आदेश की एकता में हमने पुलिस का संगठन लिया था। जैसे एक डिस्ट्रिक्ट प्रशासन में पुलिस अधिकारी होता है एसपी, उसके नीचे होते हैं एडिशनल एसपी, अतिरिक्त एसपी, और उसके नीचे डिप्टी एसपी, उसके नीचे सर्किल इंस्पेक्टर या सीआई या एसएचओ, उसके नीचे होते हैं सब इंस्पेक्टर, उसके बाद एएसआई, फिर हेड कांस्टेबल और फिर हवलदार या कांस्टेबल। तो इनकी संख्या हम आइडियल अभी आप बात करेंगे। जैसे डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक ही एसपी होता है जिसके नियंत्रण में पूरा प्रशासन, पुलिस प्रशासन काम करता है। उसके नीचे 2 या 3 या 1 एडिशनल एसपी होते हैं। हर एडिशनल एसपी के नीचे 2 या 5 या 7 डीएसपी होते हैं और हर डीएसपी के अंतर्गत लगभग 8 से 10 सीआई या एसएचओ होते हैं। हर एसएचओ सीआई के अंडर में लगभग 20 या 15 के लगभग सब इंस्पेक्टर होते हैं। हर सब इंस्पेक्टर के अंडर में 8-10 एएसआई होते हैं। एएसआई के अंडर में फिर कुछ हेड कांस्टेबल होते हैं और हेड कांस्टेबल के अंडर में कांस्टेबल होता है। तो यहां देखने वाली बात यह है कि संगठन के ऊपर के स्तर पर एक कर्मचारी है, ज्यों ज्यों नीचे बढ़ेंगे एडिशनल एसपी 2 या 4 हो सकते हैं, डीएसपी पूरे डिस्ट्रिक्ट में 10 या 15 हो सकते हैं। सीआई की बात करेंगे हम तो वो 100 या 100 से भी अधिक हो सकते हैं। उसी प्रकार एएसआई और ज़्यादा होंगे, 500-600 हो सकते हैं। एएसआई उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं और हेड कांस्टेबल उससे भी ज़्यादा, और सर्वाधिक मात्रा होगी कांस्टेबल की, जो लगभग 5 से 6 हज़ार तक संख्या एक डिस्ट्रिक्ट में हो सकती है। ये डिस्ट्रिक्ट पे डिपेंड करता है कि वो कितना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, उसके अकॉर्डिंग ये संख्या निर्धारित होती है। तो इसकी संख्या का इसलिए निर्धारण करना जरूरी है कि मान लीजिए एक एसपी के अंडर में आपने 5 या 7 एडिशनल एसपी की जगह अगर 100 कर दे तो उसका नियंत्रण करना मुश्किल हो जाएगा। तो यह संख्या का निर्धारण कि एक अधिकारी के अंडर में कितने अधिकारी या कर्मचारी होना चाहिए जिनका उचित नियंत्रण एक अधिकारी कर सके, ये संख्या अलग अलग राइटर्स ने, अलग अलग प्रोफेसर्स ने अलग अलग बताई है। जैसे हेनरी फ्योल जो फ्रांस के राइटर हैं, वो बताते हैं कि एक अधिकारी के अंडर में 5 से 6 अधिकारी या कर्मचारी काम करने चाहिए, लेकिन ये भी व्यवहारिक दृष्टि से कई जगह उचित नहीं पाया जाता। दूसरा है उर्विक।
उर्विक दो स्तर बताते हैं, एक उच्च स्तर, एक निम्न स्तर। वो कहते हैं कि उच्च स्तर पर, जिसे हम गजेटेड ऑफिसर कहते हैं, उच्च स्तर पर 4 व्यक्ति का नियंत्रण एक अधिकारी कर सकता है और निम्न स्तर पर 8 से 12 व्यक्तियों का नियंत्रण कर सकता है। तो एक आइडियल संख्या आ रही। उसी के अनुसार प्रोफेसर ग्रेकुनास की थ्योरी बहुत ही क्रिटिकल थ्योरी है। वो बताते हैं कि कोई भी अधिकारी, चाहे वह कितना ही योग्य कुशल हो, 5 से 6 अधिकारियों से ज्यादा कर्मचारियों का उचित निरीक्षण नहीं कर सकता। इन्होंने आदर्श संख्या 5 या 6 बताई। एवरेज हम सब प्रोफेसर्स का या चिंतकों की बात करें तो मिनिमम 4 और मैक्सिमम 12 की संख्या देखने को मिलती है। लेकिन यह संख्या केवल आइडियल है। यह इस पर डिपेंड करता है कि एक अधिकारी का कार्य किस प्रकार के हैं, उसकी योग्यता किस प्रकार की, उस पर डिपेंड करता है कि वो कितने अधिकारी और कर्मचारियों का नियंत्रण कर सके। जैसे एक यूनिवर्सिटी होती है, वहां पर लगभग 1000 से 1500 अधिकारी, कर्मचारी, प्रोफेसर्स काम करते हैं और एक ही अधिकारी का नियंत्रण होता है, वो वाइस चांसलर। तो वहां पर हजारों की संख्या में। उसी प्रकार कॉलेज में प्रिंसिपल एक होता है और कई बार स्टाफ 100 या उससे भी अधिक होता है, उनका नियंत्रण करना होता है। किसी डिपार्टमेंट में कम भी हो सकते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कार्य की प्रकृति, उसकी योग्यताएं, उसकी क्षमताएं, इन पर डिपेंड करता है। अतः इसकी आदर्श संख्या की खोज करना, एक फिक्स संख्या कि इतने व्यक्तियों का एक अधिकारी नियंत्रण कर सकता है, निरर्थक है, क्योंकि यह शीर्षस्थ अधिकारी या कार्यपालक या बॉस पर डिपेंड करता है कि उसकी योग्यता, उसकी नेतृत्व क्षमता और उसका प्रशासनिक क्षमता किस स्तर की है, उस पर निर्भर करता है। कुछ ऐसे कारक हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि एक अधिकारी कितने व्यक्तियों का नियंत्रण कर सकता है। जैसे कार्य की प्रकृति, कई कार्य इतने जटिल होते हैं कि उनको नियंत्रित करना मुश्किल होता है और कई कार्य ऐसे हैं कि वह नियंत्रण करना आसान है। जैसे एक कॉलेज में प्रिंसिपल 100 से अधिक प्रोफेसर्स का अच्छे से नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण कर सकता है, लेकिन एक एसपी या एक इंजीनियर इतने व्यक्तियों का नियंत्रण पर्यवेक्षण नहीं कर सकता। एसपी क्योंकि क्राइम से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए वहां वो मैक्सिमम 5 या 7 एडिशनल एसपी का ही नियंत्रण कर सकता है। तो एक कार्य की प्रकृति होती है, उस पर डिपेंड करता है कि व्यक्ति कितने का नियंत्रण करे। दूसरा है व्यक्तित्व, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी योग्यताएं, उसकी क्षमताएं, उसकी कुशलताएं हर व्यक्ति की अलग अलग देखने को मिलती है और इस कारण से यह उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है कि एक अधिकारी कितने कर्मचारियों का अच्छे से उचित मात्रा में निरीक्षण कर सके। थर्ड है समय। समय भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो निर्धारित करता है कि एक अधिकारी
कितने कर्मचारियों का निरीक्षण कर सकता है। और लास्ट है स्थान। स्थान पर डिपेंड करता है कि कितने एरिया में, कितने बड़े क्षेत्र में उसको नियंत्रण करना है, वो इंपॉर्टेंट है। और इस कारण क्षेत्र के आधार पर, स्थान के आधार पर नियंत्रण की क्षमताओं में अंतर पाया जाता है। जैसे एक स्कूल है, वहां पर प्रधानाध्यापक है, एक एरिया होता है 1 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर, आसानी से वहां पर वो प्रधानाध्यापक या प्रिंसिपल नियंत्रण कर सकता है। कॉलेज में वही 10 हेक्टेयर में तब्दील हो जाता है। यूनिवर्सिटी में वो 40-50 हेक्टेयर की यूनिवर्सिटी होती है, उसके इतने कर्मचारी होते हैं, वहां बढ़ जाता है। और हम डिस्ट्रिक्ट प्रशासन की बात करें, कलेक्टर की, तो उसका एरिया बहुत ही व्यापक हो जाता है। एसपी का एरिया बहुत व्यापक हो जाता है। इस कारण से ये इन तत्वों पर भी निर्धारित होता है कि उस कितने व्यक्तियों का एक अधिकारी निरीक्षण करे। एक प्रोफेसर हैं हर्बर्ट साइमन, जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है डिसीजन मेकिंग थ्योरी में। उनका कहना है कि एक विषय के कार्य रूप में परिणित होने से पूर्व जिन संगठनात्मक स्तरों से होकर गुजरता है, उनकी संख्या कम से कम रखने पर कार्य कुशलता बढ़ती है। यानी कि नियंत्रण के अंतर्गत कम से कम कर्मचारी होंगे तो वहां कार्य कुशलता, एफिशिएंसी में वृद्धि होती है। जबकि नियंत्रण को क्षेत्र को कम करना तथा संगठन के स्तरों को कम करना दोनों विरोधी बातें हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमने नियंत्रण के क्षेत्र के अधिकारियों की संख्या कम कर दी तो संगठन बहुत ही लंबा हो जाएगा, और ज्यादा कर दी तो संगठन बहुत ही संक्षिप्त हो जाएगा। तो ये विरोधाभासी है। ये समय, परिस्थितियां, क्षेत्र, व्यक्तित्व, कार्य के आधार पर नियंत्रण का क्षेत्र किसी भी संगठन, किसी की प्रशासन में निर्धारित किया जाता है। थैंक यू।